जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग को रुक्मिणी प्रकाशन का जो स्टार्ट था आप लोग को टेस्ट सीरीज, उसमें आप लोग को 6 तक कंप्लीट कर दिया गया है। और यह 6 तक वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोग को 7 टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर भी आप लोग कीजिएगा। और एक बात और, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो चल रहा था उसमें हल प्रश्न पत्र 16 तक यानी कि 16 तक आप लोग को अपलोड कर दिया गया। 16 नंबर का आज अपलोड किया गया है, तो इसको आप लोग जा करके देख लीजिए वीडियो। और पूरा 16 तक नहीं देखें, मतलब 1 से 16 तक, तो वो भी वीडियो सभी उपलब्ध है आप लोग को प्ले लिस्ट में, सभी वीडियो देख लीजिएगा। और जल्द आप लोग को देखिए कि इसमें आप लोग को 4 सेट बचा हुआ है। इसमें अब 4 सेट बचा हुआ है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, तो इसको जल्द ही आप लोग को समाप्त कर दिया जाएगा। और आप लोग चैनल पर बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा और अवतल दर्पण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। और थोड़ा समझ लीजिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वह धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वह धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वह आपको ऋणात्मक होता है, वह ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण में आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, और जो अवतल दर्पण है इसमें वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए आगे 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि 3.0 सेंटीमीटर आकार वाले किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा और इसकी ऊंचाई डैश होगा। तो क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वह उल्टा बनेगा और इसका ऊंचाई जो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। और आगे चलिए देख लेते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर में है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर होते हैं। तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, वोल्ट प्रति, यहाँ पे देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 4 का बी हो जाएगा। यह सभी जितना है अक्रिय गैस हो जाएंगे, जो है यह अक्रिय गैस है। जैसे अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, रेडॉन आ जाता है। और हीलियम की खोज किसने किया था, फ्रैंकलैंड और लोकियर ने किया था। और हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में यहाँ देखिए कि यौगिक CH3, CH2, CH3 का देखिए यहाँ IUPAC नाम क्या होगा। यहाँ पे IUPAC नाम पूछा जा रहा है, तो 5 का आंसर आपको बी हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र आपको होता है, देखिए CH4 होता है। मीथेन का सूत्र जो होता है CH4 होता है। और यहाँ पे ब्यूटेन को देख लीजिए, तो ब्यूटेन का सूत्र क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। देखिए ब्यूटेन का सूत्र जो होता है, ब्यूटेन का सूत्र आपको हो जाएगा CH3 हो जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा और फिर CH3 हो जाएगा। यह है आपको जो है ना, यह ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा। 6 नंबर देख लेते हैं कि चूज द करेक्ट एडवर्ब। तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का आंसर एक ये हो जाएगा, यानी कि फास्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे 7 नंबर देखते हैं कि चूज द कंजक्शन इन द ऑप्शन। इसका आंसर आपको एनलेस हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा। 8 को देख लेते हैं कि जाति की भाववाचक संज्ञा होगी। तो देखिए जाति की भाववाचक संज्ञा यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपको, जातीयता। जाति का भाववाचक भी जातीयता हो जाएगा। और भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव के आस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 में देख लीजिए समूहवाचक है यहाँ पे कि निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। तो इसमें समूहवाचक कौन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सेना जो है ना, यह समूह में, जैसे सेना में देखते हैं कई जमाने रहते हैं, तो इसीलिए सेना समूहवाचक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो
जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, गुच्छे में देखे होंगे अंगूर कितने बहुत सारे रहते हैं, तो वह भी एक जो आपको समूहवाचक ही आता है, समूहवाचक उसको भी कह सकते हैं। और आगे यहाँ पे देख लिया, समूहवाचक कहते किसे हैं? जिस संज्ञा शब्द के किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें समूह में रहते हैं जवान, इसीलिए इसे समूहवाचक कहा गया है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं कि वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अवयव है। तो धीरे धीरे बोलता है तो इसमें अवयव क्या हो जाएगा? इसमें अवयव धीरे धीरे हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी इसका सही हो जाएगा। वह धीरे धीरे बोलता है में अवयव धीरे धीरे है। और अवयव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह शब्द अवयव कहलाता है। और 11 को यहाँ पर देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदाहरणीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। तो देखिए 11 का आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे 12 को देख लेते हैं कि वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात है जिसमें से डैश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। तो देखिए 12 का आंसर आपको बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि 118 तत्व ज्ञात है जिसमें से 94 जो तत्व है वह प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 13 नंबर देख लेते हैं, डैश के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, बिच्छू बूटी हो जाएगा। और बिच्छू बिट्टी जो यहाँ पे है यह डंक मारने वाले पौधा के रूप में जाना जाता है। इसको डंक मारने वाला पौधा नाम दिया गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अर्टिका डायोफा हो जाएगा, अर्टिका डायोफा हो जाता है। और इसका उपयोग देखिए बिच्छू बूटी जो है इसका उपयोग आपको यह प्रेगनेंसी की सहायता में होता है और मूत्र रोग की दवा बनाने में भी यह प्रभावी होता है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा? जो है मेथेनोइक अम्ल जो है इसका सूत्र आपको देखिए क्या हो जाएगा कि HCOOH हो जाएगा। यह सूत्र हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल का। चलिए 14 को देख लेते हैं यहाँ पे कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। तो 14 का आंसर आपको सी हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा, मुख्य फोकस की ओर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 15 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे कि कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑप्शन हो जाएगा 15 का बी हो जाएगा कि कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न हो जाता है। और स्नेहक के प्रकार निम्न है, जैसे कि तरल में देख लेते हैं तो तरल में मिनरल हो जाएगा आयन, पशु बेंजिलियम होता है आयन। और स्नेहक देखिए गैस स्नेहक में क्या होता है कि गैस स्नेहक का जो उदाहरण होता है वह वायु हो जाता है, फिर हाइड्रोजन हो जाता है, आपको और नाइट्रोजन भी होता है। यह गैस स्नेहक का उदाहरण हो जाएगा। और अर्ध ठोस स्नेहक के उदाहरण आपको ग्रीस हो जाएगा, क्या ग्रीस हो जाता है अर्ध ठोस स्नेहक का उदाहरण। और ठोस स्नेहक के रूप में क्या क्या आता है? तो ठोस स्नेहक के रूप में आप लोग को आ जाएगा, देखिए ग्रेफाइट हो जाएगा, फिर आपको माइका हो जाएगा, क्या माइका हो जाता है, फिर आपको टालका हो जाता है, टालका। इस तरह से सभी आप लोग को स्नेहक के ये सब रूप हैं। और आगे चलिए 16 को देख लेते हैं। 16 को हम देखें कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। तो पहला धातु तत्व क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन यहाँ आपको ए हो जाएगा, आपको लिथियम हो जाएगा। लिथियम जो है यह सबसे हल्का होता है, क्या होता है? यह हल्का होता है, सबसे हल्का तत्व लिथियम ही है। और यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 17 को देख लीजिए कि लेड नाइट्रेट को ज़ोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो यहाँ पे 17 का सी हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है इसका? तो इसका सूत्र हो जाएगा आपको NO2 हो जाता है।
आगे चलिए देख लेते हैं 18 नंबर का। कैंसर है, तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर है कि कैंसर है, तो कैंसर है यह कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन हो जाएगा, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन हो जाएगा। और कैंसर देखिए कैंसर का जो अध्ययन है ऑन्कोजीन के कारण होता है। कैंसर का जो होने का जो कारण है वो ऑन्कोजीन के कारण होता है। और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर के अध्ययन को। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 19 को देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आ जाती है। तो 19 का आंसर आपको सी हो जाएगा, थाइमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाइमस हो जाएगा। यही जो है ना आपको आयु के साथ यह चेंजिंग होता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 20 को देखते हैं कि एंजाइम होमोजेटिक, यहाँ पे देखिए कि होमोजेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में होती है, तो किस में हो जाएगा? तो 20 का आपको सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्केप्टोन्यूरिया में हो जाएगा, एल्केप्टोन्यूरिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपको। यहाँ 21 को देख लेते हैं कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है, तो इसका क्या कारण हो जाएगा? तो 21 का आंसर आपको ये हो जाएगा, HBV वायरस हो जाएगा हेपेटाइटिस बी का कारण। और इसमें क्या होता है कि जैसे हेपेटाइटिस के विषाणु 6 प्रकार के होता है, तो 6 प्रकार के कौन कौन होता है? तो ए होता है, बी होता है, सी और डी और ई और जी होता है। यह सभी जो है आपको हेपेटाइटिस के आपको 6 प्रकार के यह विषाणु होते हैं। अब 22 नंबर देख लेते हैं कि कौन सा हार्मोन नहीं है, तो इसमें कौन सा हार्मोन नहीं है? तो इसमें डी जो देखिए ना आपको हीमोग्लोबिन, यह हार्मोन नहीं है। यह एक प्रोटीन है, ये जो है ना आपको हीमोग्लोबिन, यह एक प्रोटीन है और आरबीसी में पाया जाता है। किसमें? आरबीसी में यह पाया जाता है और इसी के कारण रक्त का रंग जो होता है आपको लाल होता है। तो चलिए हीमोग्लोबिन में हीमैटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। और आगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 23 नंबर देखिए कि एम्लीसीकृत वसा का पाचन होता है, एम्लीसीकृत वसा का पाचन होता है। तो 23 का आंसर आपको ये हो जाएगा, लाइपेज में। कहाँ होता है? लाइपेज में होता है। आगे 24 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा? 24 का बी हो जाएगा। आपको देख लीजिए कि सिलिकायता हो जाएगा, सिलिकायमता हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे देख लीजिए यहाँ पे 25 का कि फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है, तो कौन सी होती है? तो 25 का ये हो जाएगा, कब्जा संधि होता है। क्या? कब्जा संधि होता है। और देखिए यह जो है ना आपको यह है हिंज ज्वाइंट भी कहा जाता है, इसको हिंज ज्वाइंट भी कहा जाता है। क्या? हिंज ज्वाइंट भी कहा जाता है इसको। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि घुटने, कुहनी तथा अंगुलियों के पैरों की संधियाँ इससे बनती है। और सैंडिल संधि अंगूठा इसी के कारण घूमता है। देख लेते हैं 26 नंबर के जो भ्रूण है अनुपस्थित होते हैं, भ्रूण अनुपस्थित होते हैं, तो यह आपको शैवालों में, ऑप्शन ये हो जाएगा आपको राइट हो जाएगा, शैवालों में। शैवाल में हरित लवक पाए जाते हैं। क्या? हरित लवक पाए जाते हैं। शैवाल का अध्ययन को क्या कहता है? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। और आगे देख लेते हैं 27 नंबर हो गया क्रेब्स चक्र है, तो क्रेब्स चक्र क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यह अपचय व उपचय दोनों है, अपचय उपचय दोनों है, ऑप्शन सी आपको राइट हो जाएगा। 28 को देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है, तो 28 का आंसर आपको ये हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं जैसे ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप कि ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से है और इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडोडाइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होता है। जो बाहर मैग्मा निकलता है उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है।
चलिए 29 को देख लेते हैं। आपके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? 29 का आपको सी हो जाएगा, रोटी दाल सब्जी यह संतुलित आहार है। आगे 30 को देख लेते हैं कि यदि x एक धनात्मक सम संख्या है तो x के पावर 65 यानी 65 माइनस x निम्न में से किससे हमेशा विभाजित होगा? तो यह 30 का आंसर आपको डी हो जाएगा, 6 से हमेशा विभाजित हो जाएगा। और देखिए इस सब का जो सोल्व किया हुआ रहेगा आप लोग को सभी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोग देख लीजिएगा, इसका PDF सोल्व किया हुआ दे दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे 31 को देख लेते हैं। 31 का आंसर आपको बी हो जाएगा। और यहाँ पे 32 को देख लीजिए तो 32 का आंसर आपको हो जाएगा, 32 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ 33 को देख लीजिए, 33 का आंसर आपको 33 का आंसर ए हो जाएगा, आपको 16 हो जाएगा। सभी आप लोग को टेलीग्राम पे देख लीजिएगा इसका सोल्व किया हुआ। और यहाँ 34 को देख लीजिए, 34 का ए हो जाएगा आपको। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही क्या हो जाएगा इसमें? 35 का बी हो जाएगा आपको कि जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है और लेटेराइट मिट्टी है। 36 को देख लेते हैं कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार किसने किया था? तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यह चौधरी रहमत अली किए थे, चौधरी अहमद अली के द्वारा किया गया था। और पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1933 में, कब? 1933 ईस्वी में किया था, जिसका अर्थ था पवित्र देश, जिसका अर्थ था पवित्र देश। चौधरी रहमत अली ने पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान जैसे स्थानों के पहले अक्षर का उपयोग करके पाकिस्तान नाम बनाया था। जैसे देखिए पंजाब में पी था, अफगानिस्तान में ए था, कश्मीर में के था और सिंध में एस था और बलूचिस्तान में देखिए कि TAN, इस तरह से। तो इसी को मिला करके पाकिस्तान शब्द बनाया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 37 नंबर देखते हैं, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपको जोंगखा हो जाएगा, जोंगखा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 38 के जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा हो जाएगा? 38 का ये हो जाएगा मॉरिस डी मॉरिस, ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 39 नंबर के निम्नलिखित में से 39 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो थल सीमा जो है आपको किस भारत के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो कौन हो जाएगा आपको? तो यहाँ पे देख लीजिए सी हो जाएगा, श्रीलंका का जो नहीं जुड़ा है। बाकी भूटान, नेपाल और पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। श्रीलंका समुद्र क्षेत्र जैसे कि वहाँ पे पाक जलमरु मध्य है, जिसके वजह से वहाँ पे यहाँ पे देखिए जैसे इस तरह से भारत हो गया, यहाँ पे आप लोगों को श्रीलंका देखने को मिलेगा। तो यह जो है समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इंडिया से नहीं लगता है। चलिए आगे यहाँ पे 40 नंबर देख लेते हैं कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो कितने जुड़ी है? तो आपको 40 का आंसर डी हो जाएगा, 5 जुड़ा हुआ है। और तो 5 में कौन कौन हो जाएगा? 5 में आपको हो जाएगा देखिए वेस्ट बंगाल हो जाएगा, W भी हो जाएगा आपको, फिर उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, फिर उसके बाद मेघालय हो जाएगा, उसके बाद मिज़ोरम हो जाएगा, उसके बाद मिज़ोरम हो जाएगा, फिर आपको असम हो जाएगा। यह सभी 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 42 नंबर को। देखिए 42 नंबर हो जाए कि गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था कि उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इनको 42 के देख लेते हैं आंसर। 42 का आंसर आपको ये हो जाएगा लखनऊ में, 42 का आंसर लखनऊ में हो जाएगा। और देखिए 41 को यहाँ छूट गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? तो मिजोरम से नहीं जुड़ी है तो आपको देखिए मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ देखिए डी हो जाएगा। मेघालय जो है यह जुड़ा हुआ नहीं है आपको मिजोरम से। चलिए आगे देख लेते हैं 43 नंबर यहाँ देख लेते हैं कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए उड़ीसा से हो जाएगा, पाइका नृत्य जो होगा उड़ीसा से हो जाएगा। और गुजरात से थोड़ा सा देख लेते हैं कि गुजरात से कौन होता है? तो गुजरात से गरबा होता है, गरबा हो जाएगा आपको। फिर आपको टिप पानी हो जाएगा, टिप पानी हो जाता है क्या है। और मिज़ोरम से देख लेते हैं, मिज़ोरम से आपको पाखुलिया हो जाता है, पाखुलिया हो जाता है।
झारखंड से आपको सरहुल हो जाता है, जट जाटिन होता है, कर्मा हो जाता है। और पश्चिम बंगाल से आपको यात्रा हो जाता है, बाउल हो जाता है और मरसिया होता है। और आपको आगे देख लेते हैं, यहाँ पे बिहार से भी जाट जाटिन होता है। और यहाँ 44 को देख लेते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो यहाँ 44 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए NR नारायण मूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 45 को देख लेते हैं कि निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। तो यह आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपको। 46 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए ऑप्शन डी जो है ना, जहांगीर वक्त, देखिए यहाँ पे बल्ख का युद्ध, यह आपको सम्मिलित नहीं है। बाकी देख लिया बाबर खानवा का युद्ध हुआ था, हुमायूं चौसा के साथ जो हुआ था युद्ध चौसा में, यह हुमायूं के साथ हुआ था। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, यह सब सुमेलित है। तो आगे आप लोग को देख लेते हैं यहाँ पे 47 देखिए कि अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पूछा जा रहा है, तो 47 का डी हो जाएगा। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। और अशोक के बारे में देख लेते हैं। अशोक के कलिंग विजय का वर्णन जो है मिलता है इस अभिलेख में। और आप लोग को कि यह युद्ध जो हुआ था आपको 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध का जो हुआ था 261 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें 13वां शिलालेख में वर्णन किया गया है। आगे चलिए देख लेते हैं 48 को। 48 का आंसर हो जाएगा कि सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो कौन सा पतन युग्म सही हो जाएगा इसमें, तो 48 का डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए सुएज नहर के ऊपरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सैयद है। क्या है, पोर्ट सैयद है ठीक। और तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सुएज है। क्या है, पोर्ट सुएज है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 49 को कि किस दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो यह हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। देखिए बृहद हिमालय व पीर पंजाल हो जाएगा। 50 को देखिए कि शून्य आधार बजट की अवधारणा दी, शून्य आधार बजट की अवधारणा दी थी। तो 50 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए पीटर ए पायर ने दिया था। और आगे यहाँ पे देख लीजिए 51 को कि भारत की विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है। तो कौन करता है, तो 51 का सी हो जाएगा आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, RBI के द्वारा। और यहाँ आगे देख लेते हैं 52 को देखते हैं कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि का किस ने हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पे 52 का आपको डी हो जाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड था, महाराजा रणजीत सिंह शाह सुजा के द्वारा यह सब हस्ताक्षर किया गया था। और यहाँ पे देख लेते हैं आगे 53 को कि 1917 महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था, देखिए बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए देश का दौरा किया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं की कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे व्यवस्था करना है सही ढंग से कि कालक्रम के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे 54 का आंसर आपको हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी देखिए कि पहले क्या हुआ था, तो पहले देखिए जलियांवाला बाग ही सही है। उसके बाद आपको असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग के बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद आपको ध्वज सत्याग्रह हुआ था, ध्वज और भारत छोड़ो यह हुआ था आपको लास्ट में। तो इस सभी को आप लोग जान लीजिए कब हुआ था। तो देखिए जलियांवाला बाग आपको हुआ था, तो यह 1919 में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन जो हुआ था वह आपको 1920 में हुआ था, 20 से 22 तक हुआ था। और फिर आपको यह ध्वज सत्याग्रह था, यह आपको 1923 में हुआ था। और आपको यह जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 तक चला था। चलिए आगे देखते 55 को देखिए कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है। तो किस माह में होती है, तो 55 का आंसर सी हो जाएगा आपको, जून और जुलाई में होता है। यहाँ 56 को देख लेते हैं कि ए अकेले एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर 56 का सी हो जाएगा आपको।
और आप लोग को देख लीजिए सभी का आप लोग को PDF आप लोग को सोल्व किया हुआ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आप लोग देख लीजिएगा जा करके। और देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका 57 का आंसर आपको B हो जाएगा। और यहाँ देखिए 58 का आंसर आपको हो जाएगा D हो जाएगा। 58 का आंसर यहाँ पे D हो जाएगा। और यहाँ देखिए 59 का आंसर आपको B हो जाएगा। और 60 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे A हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। 61 को देख लेते हैं कि भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था। तो यहाँ देखिए 61 का आंसर C हो जाएगा आपको, 2010 हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं कि 62 को कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है। तो यहाँ पे हो जाएगा 62 का आंसर D हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। और यहाँ पे 63 को देख लेते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ 63 का आंसर B हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 300 यहाँ पे जो है ना आपको B 300 के अनुच्छेद यही है, संपत्ति के अधिकार था। और अब यह इतने अनुच्छेद में चला गया है, 300A में कानूनी अधिकार बन गया है यहाँ पे। और आगे यहाँ पे देख लीजिए 64 को देख लेते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पे 64 का आंसर हो जाएगा D हो जाएगा, यानी 2 ही अनुसूचियाँ हैं इसमें 2। और 65 को निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है। तो इसमें कौन हो जाएगा, 65 का आंसर आपको D हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, ऑप्शन D हो जाएगा। 66 को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध से संबंधित है। तो 66 का आंसर आपको C हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, सॉरी 11, भाग 11 हो जाएगा, भाग 11 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 11 भाग हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में राजनीतिक निर्देशक तत्वों की अवधारणा को से लिया गया है, मैंने कहाँ से लिया गया है ये कह रहा है। तो इसका आंसर आपको देखिए कि आयरिश संविधान से हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया था। और इसमें कितने हैं, तो 36 से लेकर के 51 तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद। और आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है। तो यहाँ केरल हो जाएगा, ऑप्शन आपको C हो जाएगा। 69 को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूर पर रोक लगाती है। तो यह आपको हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा। अनुच्छेद जो 23 है यह आपको यहाँ पे बेगार शब्द दिया गया है, बंधुआ मजदूर इससे संबंधित है। आगे देख लेते हैं 70 को देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। तो यह आपको हो जाएगा, ऑप्शन आपको D हो जाएगा, 70 का D हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 71 को देखिए कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। तो कौन हो जाएगा, 71 का आपको D हो जाएगा। यह जो है आपको राष्ट्रपति शासन से है। और आपात से संबंधित आपको 352 हो जाएगा। और वित्तीय आपात से 360 हो जाएगा अनुच्छेद। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है। सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा आ जाएगा भारत में, तो 72 का D हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। और इसका जैसे भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब, 28 जनवरी 1950 में हुआ था। और देखिए भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 124 कितना, और 124 जो है यह आपको उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है। और यहाँ पे देख लेते हैं 74 को देखिए, सॉरी यहाँ पे देखते हैं 73 को देखते हैं कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है। तो इसमें कौन आयोजित करेगा, तो 73 का आंसर आपको ये हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग हो जाएगा। 74 को देख लेते हैं, तो 74 का आंसर आपको हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे है। तो किसके पास है, तो यह राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन B आपको राइट हो जाएगा। और कितने अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, तो 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। और यहाँ देख लेते हैं 75 को देख निम्नलिखित में से कौन से जनजाति कैल पोलाडू
कैलपुलाडू त्यौहार मनाती है। तो 75 का आंसर आपको ये हो जाएगा, कोडो हो जाएगा। क्या? कोडो। यहाँ देख लें 76 को कि 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी? तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत। भारत हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? तो 77 का आंसर सी हो जाएगा। यहाँ 1985-51 में हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कश्मीर के पुरुष और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, फेरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरन हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कारपोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको आंसर डी हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा। आगे यहाँ पे 80 को देख लेते हैं कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो कब किया गया था? तो 80 के देखिए सी हो जाएगा, 28 मई 2023 को। 28 मई। 81 को देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? तो 81 का आपको डी हो जाएगा, ब्रिस्बेन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 82 को यहाँ देख लीजिए कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ देखिए 82 का आंसर आपको सी हो जाएगा, अमृत उद्यान कर दिया गया है। अमृत उद्यान कर दिया गया है। 83 को देख लेते हैं, ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो 83 का आंसर आपको डी हो जाएगा। यहाँ आपको डी हो जाएगा, सुभाषी। देखिए सुभाषिस यहाँ पे तालापात्र हो जाएंगे। और यहाँ देख लेते हैं 84 को विश्व नागासाकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? तो किस तिथि को मनाया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए 85 को कि ए बैड एग्स मेंस। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो 85 का आंसर आपको ए हो जाएगा। 85 का आंसर ए हो जाएगा, ए बैड पर्सन हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं 86 को कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। तो यहाँ चूज करेक्ट वर्ब करना है, तो यहाँ पे 86 का आंसर आपको हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, बी आपको सही हो जाएगा। 87 को देख लेते हैं। यहाँ पे 87 को चूज द यहाँ पे साइनोनिम्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, रेफ्यूजल हो जाएगा। और यहाँ 88 को देख लेंगे, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा? तो 88 का आंसर आपको बी हो जाएगा। 88 का यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, कि मैं आज घर पर हूँ। यहाँ पे मैं आज घर पर हूँ, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि आई एम एट होम टुडे। 90 को यहाँ देख लेते हैं कि चूज द करेक्ट सुफिक्स टू फॉर्म नाउन्स सफोकेट वर्ब। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। देखिए ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे 91 को देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे CHCl3 हो जाएगा। 92 को देखते हैं कि एक प्रकाशिकी उपकरण एक्स की फोकस दूरी यहाँ पे देखिए कि 30 सेंटीमीटर है, और एक्स का आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, या तो अवतल लेंस या यहाँ पर अवतल लेंस या तो अवतल दर्पण हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपको राइट हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 93 को कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। और यहाँ पे 94 को देख लेते हैं। तो 94 का यानी कि रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो यहाँ हो जाएगा आपको 94 का आंसर ये हो जाएगा, यानी प्लाज्मा हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 95 का कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। तो ध्वनि गति क्या हो जाएगा? तो इसमें बी हो जाएगा आपको। देखिए 331 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, कहीं कहीं आपको 332 भी दिया रहेगा। तो चलिए 96 को देख लीजिए कि वाह आप आ ही गए डैश में अवयव है। तो यहाँ पे 96 का आंसर ये हो जाएगा, वाह अवयव है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि आप आ ही गए, इस शब्द में वाह जो है ना अवयव है। और आगे यहाँ पे देख लेते 97 को देखते हैं कि देवालय शब्द कौन सा समास है? तो देवालय शब्द जो हो जाएगा आपको
तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। 98 को देखते हैं, लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो इसमें बी लगेगा। ये देखिए एरा लगेगा, लुटेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुटेरा हो जाएगा, लुटेरा हो जाएगा, एरा लग जाएगा। और यहाँ 99 को देख लेते हैं कि विष के दांत कैसी कहानी है। तो विष के दांत कैसी कहानी है, तो देखिए यह मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक है विष के दांत। और 100 नंबर देखते हैं कि कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा, तो देखिए हितैषी जो लिखा हुआ है यह आपको शुद्ध हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ और जल्द ही आप लोगों को 8 नंबर सीरीज आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।